ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 61। आरव शर्मा कमरे से बाहर निकला। शालिनी मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, श्रीमान आरव, इतनी जल्दी? पुरुषों से जल्दी की बात न करें, यह अजीब लगता है। आरव शर्मा, चलो, मैं तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था करता हूँ। शालिनी मेहरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और जल्दी से आरव शर्मा के पीछे चल पड़ी। दोनों हॉल में पहुंचे। अर्जुन भट्ट अभी भी उन माइक्रो बिजनेस लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये कमीना औरतों को देखकर रुक जाता है। आरव शर्मा को बाहर आते देख अर्जुन भट्ट जल्दी से उठा और बोला, पुराना दोस्त, इतनी जल्दी? आरव शर्मा, तेरी बहन, तू जल्दी है। अर्जुन भट्ट, हाँ, मैं तुम जितना जल्दी नहीं हूँ। आरव शर्मा, ऑफिस चल। ये कहकर आरव शर्मा मुड़ा और ऑफिस की ओर चल पड़ा। अर्जुन भट्ट ने उन माइक्रो बिजनेस लड़कियों से कहा, खूबसूरत लड़कियों, मैं पहले जाता हूँ, बाद में तुमसे बात करूंगा। वे लड़कियां मोहक ढंग से मुस्कुराईं और सिर हिलाया, जिससे अर्जुन भट्ट की आत्मा उनमें खो गई। ऑफिस में पहुंचकर आरव शर्मा ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तू अपनी कुत्ता चाटने की आदत क्यों नहीं छोड़ पाता? अर्जुन भट्ट, मैं चाटने का आदी हो गया हूं, इसे तुरंत बदल नहीं सकता। वैसे पुराना दोस्त, मुझे एक सच्चाई मिली है। आरव शर्मा, कौन सी सच्चाई? अर्जुन भट्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुत्ता चाटूं, अगर मैं पर्याप्त चाट लूं तो वे औरतें मेरी रिजर्व टायर बन जाती हैं। आरव शर्मा, इस लड़के को सचमुच मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय से अच्छा दोस्त होने के नाते उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। आरव शर्मा, अब तू जोशी का हेरिटेज किचन का सीईओ है। अब उन औरतों को तुझे चाटना चाहिए, न कि तुझे उन्हें चाटना चाहिए। अब थोड़ी स्लोवाई पोस्तुप की प्रेत्स्तावलॉट ने तोल को तेबा नोई हेरिटेज किचन और मेरी प्रतिष्ठा को भी। समझा, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन तुझे सौंपा और तू मुझे ऐसे चुकाता है। आरव शर्मा के शब्दों से अर्जुन भट्ट थोड़ा शर्मिंदा हो गया। दरअसल वह भी जानता था कि एक पुरुष को ज्यादा कुत्ता चाटने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन वह औरतों के साथ ऐसे व्यवहार करने का आदी था और इसे तुरंत बदल नहीं पा रहा था। शायद उसके दिल में वह कुत्ता चाटने वाला नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसका व्यवहार अभी भी पहले की कुत्ता चाटने की आदत के अनुसार था। अर्जुन भट्ट, पुराना दोस्त, माफ कर, मैं सचमुच खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं भविष्य में इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और एक ईमानदार पुरुष बनूंगा। आरव शर्मा, मुझे विश्वास है कि तू कर सकता है। साथ ही मैंने तुझे सीईओ बनाया है, न कि स्टोर मैनेजर। तुझे मुख्यालय के ऑफिस में काम करना होगा और 5 स्टोर्स के संचालन को समन्वय करना होगा, किसी एक स्टोर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समझा? अर्जुन भट्ट, समझ गया, मैं कल से मुख्यालय के ऑफिस में काम शुरू करूंगा। आरव शर्मा, यह शालिनी मेहरा, मिस शालिनी हैं। अब से वह मुख्य स्टोर की मैनेजर होंगी। इसे उनके हवाले कर दे, तू मुख्य स्टोर के साथ साथ बाकी 4 स्टोर्स पर ध्यान दे। अर्जुन भट्ट, समझ गया। आरव शर्मा, शालिनी मेहरा, इसे तुम्हें सौंपता हूँ। पुराना दोस्त, जा और सबको सूचित कर। शालिनी मेहरा, ठीक है श्रीमान आरव, धीरे चलें। आरव शर्मा और अर्जुन भट्ट बाहर आए। अर्जुन भट्ट जल्दी से दुकान के कर्मचारियों को खबर देने चला गया। आगे चलकर इस स्टोर की मैनेजर शालिनी मेहरा होंगी और सबको उनके प्रबंधन का पालन करना होगा। इस समय वे माइक्रो बिजनेस लड़कियां आगे बढ़ीं और आरव शर्मा को घेर लिया। अर्जुन भट्ट, महिलाओं, क्या तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो? माफ करना, मुझे अपने भाई के साथ बाहर जाना है, बाद में समय मिलने पर बात करूंगा। वे औरतें अर्जुन भट्ट को जरा भी तवज्जो नहीं देतीं। रहने दे, कौन तुझसे बात करना चाहता है? हम तुझसे उसे पास ले जाना चाहते हैं। तू अपने कुत्ता चाटने वाले व्यवहार को देख, कौन तुझ पर ध्यान देता है? मुझे अपने जीवन में कुत्ता चाटने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। बिल्कुल पुरुष जैसा नहीं लगता। ... अर्जुन भट्ट गुस्से में था। कमीने, ये वे थी जिन्होंने पहले अपनी मर्जी से तवज्जो दिखाई थी और वह खुद को चाटने से रोक नहीं पाया। अब वे ऐसी गंदी बातें कर रही हैं। अर्जुन भट्ट, अरे अपनी जुबान संभालो। यह मत सोचो कि तुम औरतें हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अरे औरतों को मारना चाहता है? करके दिखा। हाँ, करके दिखा। आओ और देखो, जोशी का हेरिटेज किचन का सीईओ किसी को मारने वाला है। ... अर्जुन भट्ट गुस्से और चिंता में था। वह सचमुच लोगों को मारना चाहता था। यह उसकी अपनी दुकान है। अगर उसने सचमुच किसी को मारा तो भविष्य में व्यापार कैसे होगा? आरव शर्मा ने जल्दी से उसे पकड़ा और कहा, छोड़ दे, उनके साथ वैसी ही नॉलेज मत रख। अर्जुन भट्ट,
मैं बहुत गुस्से में हूँ, वे मुझ पर इतना तिरस्कार कर रही हैं। आरव शर्मा, कुत्ता चाटने वालों का कोई मानवाधिकार नहीं होता, अब तुझे पता चला। इस समय वे औरतें आरव शर्मा पर हमला करने लगीं। तुम बड़े झूठे, हमने सोचा था कि तुम 100 करोड़ में कार खरीद सकते हो। तुम कोई महान व्यक्ति होगे। हमें नहीं पता था कि तुम हमें धोखा दोगे। तुमने कहा था कि तुम हमें पैसे कमाने का तरीका बताओगे। क्या हुआ? तुमने हमें सड़क पर स्टॉल लगाकर अंडरवियर बेचने को कहा। तुम सड़क पर स्टॉल लगाकर अंडरवियर बेचते हो और 100 करोड़ में कार खरीद सकते हो। तुम झूठे हो। ... आरव शर्मा, मैंने सचमुच पहले सड़क पर स्टॉल लगाकर अंडरवियर बेचा था। ये पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है जो मुझे पता है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम्हें ये तरीका पसंद नहीं है तो तुम वीडियो बनाकर लोगों को ठगना जारी रख सकती हो। ये कहकर आरव शर्मा चला गया। आरव शर्मा अब अरबपति है, जोशी का हेरिटेज किचन का मालिक। कुछ माइक्रो बिजनेस औरतों के साथ उलझना बहुत सस्ता है, इसलिए उसे जल्दी से उनसे छुटकारा पाना चाहिए। अर्जुन भट्ट ने उन औरतों को घूरा और जल्दी से बाहर निकल गया। वे औरतें असहमत थीं और जल्दी से पीछा करने लगीं, लेकिन जब तक वे बाहर आईं, आरव शर्मा पहले ही एक बुगाटी के साथ अर्जुन भट्ट को लेकर चला गया था। हमें दोबारा तुमसे नहीं मिलना चाहिए। झूठा, बड़ा झूठा, मरा हुआ झूठा... कुछ औरतें पीछे से पैर पटकती और बेबस होकर शिकायत करती रहीं, लेकिन वे केवल आरव शर्मा की कार की टेललाइट्स को रात में गायब होते देख सकती थीं। अर्जुन भट्ट ने उदासीनता से कार को देखा और आह भरी, पुराना दोस्त, तुम सचमुच कमाल हो। तुम इतना महंगा घर खरीद सकते हो। अरे, तुम्हारे पास कितने बिटकॉइन हैं? आरव शर्मा, नहीं, सब बेच दिए। मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया और मुझे कल नौकरी ढूंढनी होगी। अर्जुन भट्ट, अरे सचमुच या मजाक? तू जोशी का हेरिटेज किचन का सीईओ क्यों नहीं बनता? दूसरों के लिए काम क्यों करना? आरव शर्मा, रहस्य जब समय आएगा तब बताऊंगा। अर्जुन भट्ट, अरे कहीं तू किसी लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गया? क्या तू एक राजकुमार और सिंड्रेला की कहानी करने जा रहा है? आरव शर्मा, पूछ मत, जब बता सकूंगा तब जरूर बताऊंगा। अर्जुन भट्ट ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। जल्द ही आरव शर्मा ने अर्जुन भट्ट को उसके घर छोड़ दिया। अर्जुन भट्ट, ऊपर चलकर थोड़ा बैठेगा? आरव शर्मा, नहीं जाऊंगा। कार यहाँ तेरे पास पार्क कर रहा हूँ और तू मेरे घर का माहौल जानता है। अगर मैं इसे वापस ले गया तो जगह खराब करनी पड़ेगी। अर्जुन भट्ट, ठीक है, यहाँ रख दे, अब ज़्यादा जल्दी नहीं थी। आरव शर्मा ने कार पार्क की और जल्दी से टैक्सी लेकर घर चला गया। जब तारा खन्ना का मामला खत्म हो जाएगा तो उसे एक एसयूवी खरीदनी होगी। सुपरकार चलाना वाकई असहज है, इसे केवल कभी कभार दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत अव्यावहारिक है। जल्द ही आरव शर्मा घर पहुंच गया। शाम के 8 बज चुके थे, लेकिन गांव वाले आरव शर्मा के घर के सामने और आंगन में भीड़ लगाए हुए थे, हंगामा कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। आरव शर्मा को चिंता हुई कि कहीं उसके परिवार को गांव वालों ने परेशान तो नहीं किया, इसलिए वह जल्दी से वहां दौड़ा। जब गांव वालों ने देखा कि आरव शर्मा वापस आ गया तो उन्होंने अपने आप रास्ता दे दिया। इस समय आरव शर्मा ने अपने घर की दीवार पर एक नोटिस चिपका हुआ देखा। उसने करीब से देखा और समझ गया कि वे क्या देख रहे थे। ये प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप और गांव समिति द्वारा संयुक्त रूप से चिपकाया गया एक तोड़फोड़ का नोटिस था। गांव वाले बहुत खुश थे और सभी हंसते हंसते बेकरार थे। उन्हें लग रहा था कि वे भी अमीर हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें आरव शर्मा से डरने की जरूरत नहीं है। आरव शर्मा, तुम सड़क और शिव मंदिर के लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे। अब तुम्हें सड़क या मंदिर के लिए पैसे देने का मौका नहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि अगर तुमने हमारी बात मानी और पैसे निकालकर सड़क और मंदिर बनवाए तो क्या हमें थोड़ा और मुआवजा नहीं मिलता? हाँ, अगर तुम सड़क बनवाते और शिव मंदिर बनवाते तो पूरे गांव को तोड़फोड़ के फंड में थोड़ा और हिस्सा मिलता। अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो तुम गुस्सा नहीं हो सकते। जैसे ही हमारे घर तोड़े जाएंगे हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। क्या तुम गुस्सा हो? हाँ। अध्याय 62। आरव शर्मा को इन गांव वालों के साथ बकवास करने की इच्छा नहीं थी। जब तक वे स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वह उनके साथ पुराने हिसाब किताब सेटल करेगा। आरव शर्मा को घर की ओर मुड़ते देख गांव वाले हंसने लगे। देखा, वह गुस्सा हो गया। हाँ, पहले वह हमसे अमीर था और हमारे सामने घमंड कर सकता था। अब अलग है, हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे और वह हमारे सामने नहीं उठ पाएगा, बेशक वह खुश नहीं है। हाँ। आरव शर्मा घर में घुसा। उसकी माँ और बहन दोनों ने उसे सांत्वना दी कि वह गांव वालों के साथ वैसी ही नॉलेज न रखे। ये गांव वाले किसी को अच्छा करते देख जलन करते हैं। आरव शर्मा न केवल गुस्सा नहीं था बल्कि वह बहुत खुश था। तोड़फोड़ की योजना को उसने ही आगे बढ़ाया था। बाहर के गांव वाले अब जितने खुश हैं भविष्य में उतने ही असहज होंगे।
रात का खाना खाने और नहाने के बाद आरव शर्मा सीधे बिस्तर पर चला गया। जैसे ही सुबह हुई आरव शर्मा उठ गया। माता पिता और बहनें हैरान रह गए। वह आमतौर पर 10 बजे तक सोता था, तो आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? मुंह धोते हुए आरव शर्मा ने समझाया, मैंने कल एक नौकरी ढूंढी थी और मुझे जल्दी काम पर जाना है। रमेश शर्मा, कैसी नौकरी? आरव शर्मा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? बैंक का उपाध्यक्ष। रमेश शर्मा, बकवास मत कर। बैंक ने अचानक तुझे उपाध्यक्ष क्यों बनाया? आरव शर्मा, उन्हें एक उपाध्यक्ष की कमी थी। मैंने आवेदन किया और मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा था कि मुझे चुन लिया गया। रमेश शर्मा, सचमुच? आरव शर्मा, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? रमेश शर्मा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे द्वारा तुम पर खर्च किए गए पैसे बेकार नहीं गए। आखिरकार वह एक गंभीर स्नातक है। आरव शर्मा का सड़क पर स्टॉल लगाना वाकई रमेश शर्मा को बहुत असहज करता था। अब जब आरव शर्मा को आखिरकार एक गंभीर नौकरी मिल गई, रमेश शर्मा को राहत मिली। ये नामात्र का बैंक उपाध्यक्ष का पद उपयोगी था और उसने आसानी से अपने परिवार को मूर्ख बना लिया। आरव शर्मा ने जल्दी से मुंह धोया और नाश्ता किए बिना निकल गया। हालांकि यह नौकरी केवल आरव शर्मा का तारा खन्ना के करीब आने का तरीका थी, लेकिन वह इस पर लटका नहीं था। काम के पहले दिन वह देर नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका घर ताज होटल्स के मुख्यालय से बहुत दूर था, जल्दी करने के बावजूद वह फिर भी देर से पहुंचा। आरव शर्मा कार्मिक विभाग के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचा। वह अंदर जाने ही वाला था कि काव्या शेट्टी चिल्लाए, आरव शर्मा, तुम देर हो गए। पहले दिन काम पर देर हो गए। क्या तुम वाकई इस नौकरी का सम्मान करते हो? आरव शर्मा, मुझे खेद है, ये बहुत दूर है। उपस्थिति में मेरी देरी दर्ज की जा सकती है और मेरी सैलरी के अनुसार दंडित किया जाएगा। काव्या शेट्टी, अगर तुम्हें पता है कि ये दूर है तो क्या तुम पहले नहीं उठ सकते? आरव शर्मा, मैं सुबह 6 बजे उठा, क्या ये काफ़ी जल्दी नहीं है? काव्या शेट्टी, हम पहले दिन काम पर देर हो गए और इतने बहाने, मुझे लगता है कि तुम्हें ये नौकरी चाहिए ही नहीं। देर होना गलत है, लेकिन आरव शर्मा ने इसे जानबूझकर नहीं किया। ये वाकई बहुत दूर है। एक बस और फिर 2 मेट्रो यात्राएं करके यहाँ पहुँचना पड़ा। इसके अलावा उसने माफ़ी मांगी और वेतन दंड स्वीकार करने को तैयार है। कार्मिक विभाग की सहायक प्रबंधक के रूप में काव्या शेट्टी का इसे पकड़कर रखना थोड़ा धोखा देने जैसा था। जो भी हो, अगर आरव शर्मा को जवाबदेह ठहराना है तो ये लॉजिस्टिक्स विभाग और तारा खन्ना द्वारा किया जाएगा। उसके पास एक छोटी सी सहायक के रूप में यहाँ बड़बड़ाने की क्या योग्यता है? आरव शर्मा, सहायक काव्या, तुम बस हो चुकी। इसका कोई अंत नहीं है, है ना? तुम सिर्फ एक सहायक हो और तुम वाकई बहुत दखल दे रही हो। काव्या शेट्टी, मैं मैनेजर तारा की सहायक हूँ, इसलिए मुझे उनके लिए कार्मिक विभाग के कर्मचारियों पर नज़र रखनी पड़ती है। आरव शर्मा, मैं तुम्हारी परवाह करने को तैयार नहीं हूँ। ये कहकर आरव शर्मा ऑफिस में घुसने वाला था, लेकिन काव्या शेट्टी ने एक कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। ऑफिस में बाकी सभी लोग तमाशा देख रहे थे और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काव्या शेट्टी तारा खन्ना की सहायक होने के भरोसे कार्मिक विभाग में तिरछा चलती थी। आरव शर्मा पहले दिन काम पर देर हो गया। वह निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएगी, इसलिए दूसरे लोग खुद के लिए परेशानी न लाने के लिए कुछ कहने को तैयार नहीं थे। इस समय सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम एक अस्थायी कार्य जारी करता है, कृपया तय करें कि कार्य स्वीकार करना है या नहीं। आरव शर्मा, स्वीकार करो। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ। अस्थायी कार्य अब जारी किया गया है, कोई नकद और सामग्री पुरस्कार नहीं, कार्य पूरा होने पर स्टॉक गॉड स्किल्स का पुरस्कार मिलेगा। अस्थायी कार्य सामग्री, काव्या शेट्टी को तारा खन्ना की सहायक के रूप में प्रतिस्थापित करें। स्टॉक गॉड्स की स्किल्स, नाम से ही पता चलता है कि यह शेयर ट्रेडिंग से संबंधित है। इस स्किल के साथ आरव शर्मा स्टॉक मार्केट को एक एटीएम मशीन की तरह उपयोग कर सकता है। जब पैसा चाहिए तो वह डेली लिमिट स्टॉक्स खरीद सकता है और लेटे हुए ढेर सारा पैसा कमा सकता है। ये कार्य अवश्य पूरा करना होगा, लेकिन ये कार्य सरल दिखता है पर इसे करना थोड़ा मुश्किल है। बिना किसी कारण तारा खन्ना को काव्या शेट्टी को बदलने के लिए कैसे मनाएं? सिस्टम, काव्या शेट्टी रोहन भट्ट की जासूस है। उसने तारा खन्ना की गतिविधियों के बारे में रोहन भट्ट को बताया। वह और रोहन भट्ट अभी भी एक पुरुष महिला संबंध बनाए हुए हैं और वह रोहन भट्ट के बच्चे की गर्भवती है। अरे, क्या ये कोई ठीक ठाक डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट आइडल ड्रामा का प्लॉट नहीं है? खैर, तारा खन्ना की सुरक्षा के लिए आरव शर्मा को भी काव्या शेट्टी को भगाना होगा। आरव शर्मा, सहायक काव्या, तुम ऐसा करके खुद के लिए परेशानी मोल ले रही हो। काव्या शेट्टी, मुझे डराने की कोशिश। तुम मेरा क्या कर सकते हो? आरव शर्मा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तारा खन्ना कर सकती है। काव्या शेट्टी, अरे, तुम इतने शर्मिंदा हो कि तुम वाकई मैनेजर तारा का नाम ले रहे हो। क्या तुम मैनेजर तारा से मुझे निकालने के लिए कह सकते हो?
आरव शर्मा, क्यों नहीं? अपने आप को ज़्यादा गंभीरता से मत लो। काव्या शेट्टी, ठीक है। मैनेजर तारा अभी नहीं आई हैं। जब वह काम पर आएंगी तुम उनसे मुझे निकालने के लिए कह सकते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने काबिल हो। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, एकमात्र खाली सीट पर गया और बैठ गया। काव्या शेट्टी ने हम किया और अपने छोटे ऑफिस में चली गई। तारा खन्ना की सहायक होने के नाते वह सभी के साथ ऑफिस शेयर नहीं करती। जब वह चली गई तो कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता। हैंडसम, क्या तुम पागल हो? तुम उससे क्यों बहस कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता, वह हमारी कार्मिक विभाग की मैनेजर की सहायक है। वह आमतौर पर कार्मिक विभाग में तिरछा चलती है। जो भी उसका विरोध करता है वह उसके लिए छोटे जूते पहनाएगी। आखिरकार तुम देर हो गए और ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम उसका इस तरह विरोध करते हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा नहीं लगने देगी। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ, मैनेजर तारा के आने से पहले तुम अभी भी अपनी नौकरी बचा सकते हो। ... उनके हाव भाव से देखकर लगता था कि उन्हें काव्या शेट्टी ने बहुत परेशान किया होगा, वरना वे इतने डरे हुए नहीं होते। आरव शर्मा, एक मर्द को एक बेवजह की औरत से माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए? इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। जब मैनेजर तारा आएंगी मैं उनसे शिकायत करूँगा। नहीं, तुम पागल हो। तुम वाकई उसके साथ सख्ती करना चाहते हो। इसकी ज़रूरत नहीं है। नौकरी से पैसे कमाने के लिए नर्म होना शर्मनाक नहीं है। आरव शर्मा, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। इस समय तारा खन्ना दरवाजे से तेजी से गुजरी। आरव शर्मा तुरंत उठा और बाहर चला गया। सहकर्मियों ने आह भरी, हाय, शायद ये कोई नया स्नातक है। निश्चित रूप से अगर उसे कार्यस्थल का अनुभव और सामाजिक मारपीट का सामना करना पड़ा होता तो वह इतना मूर्ख नहीं होता। ये बहुत दुखद है कि वह इतना हैंडसम दिखता है और पहले दिन ही वह निशाना बन जाएगा। अगर वह मैनेजर तारा को गुस्सा दिला देता है तो उसे सीधे निकाल दिया जाएगा। वह हैंडसम है और क्या फ़ायदा, अगर उसका स्वभाव खराब है तो वह नहीं चल सकता। देखो, वह निश्चित रूप से जल्दी बाहर आएगा। अध्याय 63। तारा खन्ना के ऑफिस में प्रवेश करने के लिए पहले काव्या शेट्टी के छोटे ऑफिस से होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में अगर आप तारा खन्ना से मिलना चाहते हैं तो पहले काव्या शेट्टी को सूचित करना पड़ता है। काव्या शेट्टी तारा खन्ना के ऑफिस में जाकर सूचना देती है। अगर तारा खन्ना मिलना चाहती हैं तो काव्या शेट्टी लोगों को अंदर जाने देती है। अगर तारा खन्ना नहीं मिलना चाहती तो काव्या शेट्टी लोगों को बाहर रखती है। आरव शर्मा ने काव्या शेट्टी को सूचित करने के लिए अंदर नहीं गया और सीधे तारा खन्ना के ऑफिस का दरवाजा खटखटाने चला गया। काव्या शेट्टी जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ी और बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये वह जगह है जहां तुम आ सकते हो। आरव शर्मा, मैं मैनेजर तारा से मिलने आया हूँ। काव्या शेट्टी, क्या तुम वाकई मैनेजर तारा से मुझे निकालने के लिए कहना चाहते हो? आरव शर्मा, बेशक, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। काव्या शेट्टी, हद है। मैनेजर तारा और मैं कॉलेज की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त हैं। क्या तुम सोचते हो कि वह तुम्हारी बात सुनकर मुझे निकाल देगी? आरव शर्मा, बिना कोशिश किए तुम्हें कैसे पता चलेगा? काव्या शेट्टी, ठीक है, मैं तुम्हें जानने दूंगी और मैं देखूंगी कि तुम उसे मुझे निकालने के लिए कैसे कह सकते हो। ये कहकर काव्या शेट्टी चलकर तारा खन्ना के ऑफिस का दरवाजा खटखटाने गई। 3 सेकंड इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। काव्या शेट्टी, मैनेजर तारा, आरव शर्मा आपसे मिलना चाहता है। तारा खन्ना, उसे अंदर आने दो। काव्या शेट्टी, ठीक है। आरव शर्मा, मैनेजर तारा ने तुम्हें अंदर बुलाया है। आरव शर्मा तारा खन्ना के ऑफिस में गया और दरवाजा बंद कर दिया। काव्या शेट्टी जल्दी से अपने ऑफिस में लौटी, ड्रॉअर से हेडफोन निकाले और उन्हें पहनकर तारा खन्ना के ऑफिस की आवाज़ सुनने लगी। आरव शर्मा कुछ बोलने ही वाला था कि सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम, तारा खन्ना के डेस्क के नीचे एक मॉनिटर है। काव्या शेट्टी ऑफिस में सुन रही है। तारा खन्ना ने आरव शर्मा को आधे मुस्कान के साथ देखा और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर कोई सुन रहा है तो खुलकर बात नहीं की जा सकती। आरव शर्मा ने कागज़ और पेन लिया और लिखते हुए जवाब दिया, मैं आपसे किसी की शिकायत करना चाहता हूँ। काव्या शेट्टी वाकई बहुत घमंडी है। मेरे पहले दिन ही उसने मुझे जानबूझकर निशाना बनाया। आरव शर्मा ने जानबूझकर बहुत कुछ कहा ताकि तारा खन्ना को बोलने का मौका न मिले, जिससे काव्या शेट्टी को कुछ ऐसा न सुनाई दे जो नहीं सुनना चाहिए। बोलते हुए उसने तारा खन्ना को वह दिखाया जो उसने लिखा था। कल रात मैंने काव्या शेट्टी और रोहन भट्ट को एक साथ होटल में जाते देखा। मुझे शक है कि उसे रिश्वत दी गई है और आपका ऑफिस सुरक्षित नहीं है। ये वाक्य पढ़कर तारा खन्ना का चेहरा बहुत बदल गया। उसने जल्दी से कागज़ और पेन लिया और जल्दी से 2 शब्द लिखे, सचमुच। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया। तारा खन्ना का चेहरा गंभीर हो गया और उसका दिल असहज था।
काव्या शेट्टी उसकी कॉलेज की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने हमेशा काव्या शेट्टी को अपनी बहन की तरह माना था। एक छोटी सी सहायक के रूप में उसने काव्या शेट्टी को 20,000 रुपये का मासिक वेतन दिया था। ये वेतन कई विभाग प्रबंधकों से भी ज्यादा था। काव्या शेट्टी ने घर और कार खरीदी, सब उसके डाउन पेमेंट से। आखिरकार वह ऐसी क्यों निकली? तारा खन्ना का गुस्सा भी बहुत तेज था और वह उठकर काव्या शेट्टी को ढूंढने वाली थी। आरव शर्मा ने जल्दी से उसे गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, ऐसा दिखाओ कि हम दोनों का होटल में संबंध था। अब मेरे गुस्से को शांत करने के लिए उसे एक साधारण कर्मचारी बना दो और मुझे अपनी सहायक बना दो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बेहतर है कि सांप को न छेड़ो। तारा खन्ना ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। आरव शर्मा ने उसे छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अभिनय शुरू कर दिया। तारा खन्ना ने अपनी आवाज ऊंची की, बोली, तो तुम चाहते क्या हो? आरव शर्मा, उसे निकाल दो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम और मैंने होटल में एक साथ रात बिताई थी। साथ ही मेरा आइडल एडिसन चेन है जिसकी मेरे जैसी ही हॉबी है। समझी क्या? तारा खन्ना, तुम नीच हो। आरव शर्मा, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो फोटो लीक नहीं होंगे। अगर तुम नहीं मानती तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरी कंपनी तुम्हारा 65 फिगर देख लेगी। तारा खन्ना, नहीं, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो ठीक है। इस समय काव्या शेट्टी, जो दोनों की बातचीत सुन रही थी, हैरान रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तारा खन्ना ने आरव शर्मा को इतनी आसानी से नौकरी दी, क्योंकि दोनों का होटल में संबंध था। और आरव शर्मा ने तारा खन्ना की तस्वीर भी ली थी। आरव शर्मा को तारा खन्ना का 65 कब सटीक रूप से पता है, उसने निश्चित रूप से इसे देखा होगा। तो क्या मैं खत्म हो गई? काव्या शेट्टी ने खुद से कहा। इस समय तारा खन्ना आरव शर्मा के साथ बाहर आए। काव्या शेट्टी ने जल्दी से हेडफोन ड्रॉअर में डाले और दस्तावेज पढ़ने का नाटक किया। तारा खन्ना ऑफिस में आए और बोली, काव्या, तुम और आरव शर्मा अपनी जगह बदल लो। तुम्हारा वेतन वही रहेगा। क्यों मत पूछो, मुझे मौका मिलेगा तो तुम्हें समझाऊंगी। काव्या शेट्टी, ओह ठीक है। तारा खन्ना, तो जल्दी से अपनी चीजें पैक करो और ऑफिस आरव शर्मा को दे दो। काव्या शेट्टी, ठीक है। तारा खन्ना और आरव शर्मा ऑफिस में लौट आए। तारा खन्ना ने आरव शर्मा के कान के पास मुंह लगाया और फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे ऑफिस में वाकई मॉनिटर है? आरव शर्मा, अगर काव्या शेट्टी को रोहन भट्ट ने खरीद लिया है तो बहुत संभावना है कि तुम्हारे ऑफिस में मॉनिटर लगाया गया होगा। तारा खन्ना, तो तुम इसे ढूंढो। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और तारा खन्ना के डेस्क की तलाशी लेने लगा। जल्द ही उसने टेबल के नीचे मॉनिटर ढूंढ लिया। तारा खन्ना जल्दी से इसे देखने आई। ये पक्का करने के बाद कि यह मॉनिटर है, वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। आरव शर्मा ने उसे मॉनिटर से दूर जाकर बात करने का इशारा किया। तारा खन्ना ने सिर हिलाया, उठी और दरवाजे की ओर चली गई। यह मॉनिटर यहाँ हमेशा एक छिपा हुआ खतरा रहेगा। तारा खन्ना इसे हटाना चाहती थी। हालांकि आरव शर्मा नहीं चाहता था कि वह ऐसा करे। जब तक यह मॉनिटर रहेगा वे काव्या शेट्टी को फंसा सकते हैं। काव्या शेट्टी के जरिए रोहन भट्ट को जाल में फंसाया जा सकता है। तारा खन्ना ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि आरव शर्मा की बात में दम है। यह मॉनिटर अस्थायी रूप से रखा जाएगा। लेकिन फिर उसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद आया। आरव शर्मा को रोहन भट्ट के बारे में कैसे पता? इसके बारे में गंभीरता से सोचें, क्या आरव शर्मा और उसकी मुलाकात का तरीका बहुत संयोगपूर्ण नहीं था? उसे नशीला पदार्थ दिया गया था और जब वह खतरे में थी तब वह बस आरव शर्मा से टकरा गई। क्या ऐसा संयोग हो सकता है? उस रात होटल की स्थिति को देखते हुए कोई भी सामान्य पुरुष निश्चित रूप से उसके साथ सोता। हालांकि आरव शर्मा ने उसके साथ नहीं सोया। ऐसा क्यों? क्या वह पर्याप्त सुंदर नहीं है और उसका फिगर अच्छा नहीं है? जाहिर है नहीं। अकेले 65 फिगर को कोई पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर है उसके पास कोई और योजना थी। क्या योजना? वह चाहता था कि वह उसकी आभारी हो। इस तरह वह तार्किक रूप से उसके करीब आ सकता था। तारा खन्ना ने अभी सोचा, अगर आरव शर्मा ने जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की और सक्रिय रूप से काव्या शेट्टी की असलियत उजागर की तो उसकी पहचान क्या है? उसे किसने भेजा? उसका उद्देश्य क्या है? हालांकि ग्रुप के नियंत्रण को लेकर उसका और उसके भाई के बीच का संघर्ष अभी पूरी तरह से भड़का नहीं है। लेकिन कंपनी, साथ ही रिश्तेदारों और दोस्तों को लगभग पता है कि वे दोनों ताज होटल्स के अगले अध्यक्ष बनना चाहते हैं। दोनों लंबे समय से चुपके से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रिश्तेदार और दोस्त कंपनी के ऊपर और नीचे धीरे धीरे यह व्यक्त करने लगे हैं कि वे किसका समर्थन करना चाहते हैं। तो क्या आरव शर्मा दुश्मन है या दोस्त? तारा खन्ना के विचारमग्न चेहरे को देखकर आरव शर्मा खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम क्या सोच रही हो? तारा खन्ना जल्दी से होश में आए और मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि लोगों के दिल को समझना वाकई मुश्किल है। मेरे आसपास के लोग भरोसेमंद नहीं हैं।
तुम्हें क्या लगता है मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम पर। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अध्याय 64। तारा खन्ना एक सीधी सादी इंसान है। उसने आरव शर्मा पर शक किया तो उसने सीधे पूछ लिया। इससे पहले कि आरव शर्मा जवाब दे पाता, रोहन भट्ट आ गया। रोहन भट्ट ने जैसे ही आरव शर्मा को देखा, वह तुरंत गुस्से में आ गया। रोहन भट्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव शर्मा, नवाब रोहन, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। रोहन भट्ट, तुम में बहुत हिम्मत है जो तुम हमारी कंपनी में आए। आरव शर्मा, यह मेरी हिम्मत नहीं, तुम बहुत बेकार हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? रोहन भट्ट, तुम। रोहन भट्ट शुरू करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह आरव शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। ताज होटल्स के 1 दर्जन से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को आरव शर्मा ने धूल चटा दी थी। वह एक नाजुक नवाब है, वह आरव शर्मा का मुकाबला कैसे कर सकता है? रोहन भट्ट ने मुड़कर तारा खन्ना से पूछा, छोटी बहन, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? दोनों को एक दूसरे से उलझता देख तारा खन्ना ने पूछा, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? रोहन भट्ट, हम, ये और मैं जानी दुश्मन हैं। आरव शर्मा, अरे मैंने बस तुम्हारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा था। क्या यह इतना बड़ा मसला है? फिर तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड छीन ली। क्या ये जानी दुश्मनी नहीं है? रोहन भट्ट, मैंने नहीं छीनी, उसने खुद मेरे साथ सोने की पेशकश की। अगर दोष देना है तो अपने भाई को दोष दे, वह बहुत बेकार है। गरीब लोग खूबसूरत औरतों के लायक नहीं होते। आरव शर्मा ने हाथ बढ़ाकर रोहन भट्ट का कॉलर पकड़ा, उसकी आवाज़ गंभीर हो गई और बोला, फिर से बोल। इस हरकत से सू भाई बहन दोनों डर गए। प्लीज़, ये ताज होटल्स का मुख्यालय है। रोहन भट्ट यहाँ का नवाब है। आरव शर्मा ने वाकई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। क्या वैद्य परिवार की ताकत कम है या ये लड़का बहुत उड़ रहा है? रोहन भट्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह छूट नहीं पाया। वह गुस्से में धमकाने लगा, बकवास की तलाश मत कर। यह मेरा इलाका है, तुम 1 को 10 मार सकते हो, मैं नहीं मानता कि तुम 100 को मार सकते हो। दरअसल वह यहाँ किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि तारा खन्ना फोटो और वीडियो की वजह से आरव शर्मा की पूरी तरह रक्षा करेगी। अब तारा खन्ना से उलझने का समय नहीं था। आरव शर्मा, मुझे 100 को मारने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। रोहन भट्ट का गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो गया। तारा खन्ना ने तुरंत फैसला लिया और आरव शर्मा की कलाई पकड़ ली। फिर उसने अपना सिर आरव शर्मा के कंधे पर रखा और नर्म स्वर में बोली, डार्लिंग, यह मेरा भाई है, तुम मेरी खातिर ऐसा मत करो। क्या मेरी जगह तुम्हारे दिल में इतनी कम है कि एक पैसे की भूखी औरत से भी कम है? और फिर इस औरत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या सोचते हो, इस औरत का अभिनय कमाल का है। पहले ही काव्या शेट्टी के लिए अभिनय किया था और अब उसे इसे जारी रखना होगा। आरव शर्मा ने अपना हाथ छोड़ा और तारा खन्ना की ओर मुस्कुराया। अभी कुछ देर पहले तारा खन्ना को आरव शर्मा की उत्पत्ति पर थोड़ा शक था। रोहन भट्ट के साथ उसकी तीखी नोकझोंक देखकर उसने अपने शक को दूर कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरव शर्मा का इतिहास क्या है, बस इतना कि वह रोहन भट्ट का दुश्मन है। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तारा खन्ना को इतने खुले तौर पर प्यार का इजहार करते देख रोहन भट्ट को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि आरव शर्मा और तारा खन्ना के बीच होटल में क्या हुआ था। शायद काव्या शेट्टी ने उसे बताया, या शायद वह तारा खन्ना के ऑफिस की निगरानी कर रहा था। इसी वजह से वह तारा खन्ना से मिलने आया था। ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतों के लिए आरव शर्मा को अपनी अभिनय प्रतिभा का पूरा उपयोग करना था। आरव शर्मा, ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं उससे हिसाब नहीं करता, लेकिन अगर वह मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है या मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में बुरा बोलता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब तुम बीच में मत आना, वरना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं रखूंगा। तारा खन्ना ने जानबूझकर डरने का नाटक किया और जल्दी से जवाब दिया, ओह समझ गई। रोहन भट्ट ने सोचा, ऐसा लगता है कि इस लड़के ने वाकई तारा खन्ना की फोटो और वीडियो ले लिए हैं, वरना वह इतना बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता। कमबख्त, ये सब अजय भोंसले के कचरे की गलती है। लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन इस लड़के ने बाजी मार ली। अरे, रोहन भट्ट ने आरव शर्मा की ताकत देखी थी। ऐसे व्यक्ति को तारा खन्ना के पास नहीं छोड़ना चाहिए। या तो उसे अपने लिए इस्तेमाल करो या ताज होटल से दूर रखो। तारा खन्ना, भाई तुम यहाँ मुझसे क्या करने आए हो? रोहन भट्ट, कुछ दिनों में दादी का 72वां जन्मदिन है, मैं तुमसे ये चर्चा करने आया हूँ कि कौन से उपहार तैयार करने हैं। ग्रुप और परिवार में यह अफवाह थी कि जब दादी का 72वां जन्मदिन होगा, राजेश वैद्य ये घोषणा करेंगे कि ताज होटल्स का अध्यक्ष कौन होगा। तार्किक रूप से सबसे ज़्यादा संभावना रोहन भट्ट और तारा खन्ना की होगी। आखिरकार वे राजेश वैद्य के अपने बच्चे हैं, लेकिन राजेश वैद्य का एक छोटा भाई महेश वैद्य और एक छोटी बहन सुनीता वैद्य भी हैं।
कानूनी दृष्टिकोण से इन दोनों के बच्चों को भी ताज होटल्स का नियंत्रण लेने का अवसर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दादाजी ने अपनी मृत्यु से पहले बनाई गई वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा था कि राजेश वैद्य को उत्तराधिकारी चुनते समय समान व्यवहार करना होगा। आप केवल रोहन भट्ट और तारा खन्ना को अवसर नहीं दे सकते, आपके भतीजे और भांजे को भी अवसर देना होगा। इसलिए भले ही राजेश वैद्य दिखावा करें, उन्हें अध्यक्ष के उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए पर्याप्त नाटक करना होगा। इसलिए राजेश वैद्य, महेश वैद्य, सुनीता वैद्य, ये तीनों निश्चित रूप से अपने बच्चों को दादी के जन्मदिन की दावत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लाएंगे। जैसे ही दादी खुश होंगी, वे शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को पक्ष ले सकती हैं। बेशक कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि ताज होटल्स के अध्यक्ष का उत्तराधिकारी केवल रोहन भट्ट और तारा खन्ना के बीच ही होगा, और बहुत संभावना है कि यह रोहन भट्ट होगा। लेकिन भले ही 10,000 में एक मौका हो, कौन इसे छोड़ना चाहेगा? अगर आप बस हार मान लेते हैं तो वाकई कुछ नहीं बचेगा। कोशिश करें, शायद मौका मिल जाए। भले ही आप अध्यक्ष न बन सकें, आप उपाध्यक्ष जैसा कुछ तो कर सकते हैं। राजेश वैद्य ने पहले ही रोहन भट्ट और तारा खन्ना को आदेश दे दिए थे। दादी के 72वें जन्मदिन की दावत में उन्हें न केवल अच्छा प्रदर्शन करना होगा, बल्कि निर्दोष भी होना होगा। इस तरह राजेश वैद्य तार्किक रूप से रोहन भट्ट और तारा खन्ना के बीच अध्यक्ष के उम्मीदवार को तय कर सकते हैं। इसलिए दादी के लिए उपहार न केवल महंगे होने चाहिए, बल्कि नवीन भी होने चाहिए। वरना आप भीड़ में हावी कैसे होंगे और उपहारों की भीड़ में कैसे अलग दिखेंगे? सही तौर पर रोहन भट्ट अपनी बहन के साथ यह चर्चा करने आया था कि कौन सा उपहार चुनना है। दरअसल वह खबर लेने आया था कि उसकी बहन क्या देने वाली है। तब वह उससे भी महंगा उपहार भेजेगा। रोहन भट्ट के प्रतियोगी चचेरे भाई बहन नहीं, बल्कि उसकी बहन हैं। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तारा खन्ना को अपने भाई के विचार क्यों नहीं पता होंगे, इसलिए वह अपने भाई को सच बताने वाली नहीं थी। तारा खन्ना, मैं दादी को पन्ना और हीरे का हार देने वाली हूँ, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। तुम्हें क्या लगता है, ये काफ़ी है? रोहन भट्ट, अचक, ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस मामले पर लंबी चर्चा करनी होगी। मैं पहले वापस जाता हूँ, तुम व्यस्त रहो। जब मुझे कुछ सूझेगा तब तुमसे चर्चा करूँगा। तारा खन्ना ने सिर हिलाया। रोहन भट्ट ने आरव शर्मा को घूरा, फिर मुड़कर चला गया। इस समय काव्या शेट्टी रिपोर्ट करने आई। उसने ऑफिस को पहले ही पैक कर लिया था और आरव शर्मा इसका इस्तेमाल कर सकता है। तारा खन्ना ने सिर हिलाया और आरव शर्मा और काव्या शेट्टी को कार्मिक विभाग के ऑफिस में ले गई। तारा खन्ना ने ताली बजाई और सभी ने अपना काम रोककर उसकी ओर देखा। तारा खन्ना, सब लोग 2 बातें घोषित करती हूँ। पहला, काव्या शेट्टी अब मेरी सहायक नहीं रहेंगी और अब से कार्मिक विभाग की एक साधारण कर्मचारी होंगी। दूसरा, आरव शर्मा अब से मेरे सहायक होंगे। ठीक है, मेहनत से काम करो। सब हैरान रह गए। इस लड़के ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया कि काव्या शेट्टी को हटा दिया? वह एक सख्त किरदार है, जो कहता है वही करता है। आरव शर्मा सहायक के ऑफिस में आया और अच्छी तरह से तलाशी ली। पक्का किया कि कोई निगरानी उपकरण नहीं है। तारा खन्ना, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आरव शर्मा, कौन सा सवाल? तारा खन्ना, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अध्याय 65। तारा खन्ना को चिंता थी कि आरव शर्मा के उसे पास आने का मकसद शुद्ध नहीं है, लेकिन वह इस पुरुष में वाकई दिलचस्पी रखती थी, इसलिए वह बहुत उलझन में थी। आरव शर्मा का जवाब हमेशा इतना अलग होता है। आरव शर्मा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहती हो या नहीं। अगर तुम विश्वास करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे विश्वास के लायक हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं हूँ। तारा खन्ना ने भौहें चढ़ाईं और शिकायत की, तुम इतने बदमाश क्यों हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, लेकिन तुमने इसे फिर मुझ पर डाल दिया। आरव शर्मा, हम बस 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि विश्वास शब्द कहना थोड़ा हास्यास्पद है? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकती हो जिसे तुम 2 दिन से जानती हो? मैं तो नहीं कर सकता। तारा खन्ना, तो फिर तुम्हारा मुझसे पास आने का मकसद क्या है? रोहन का बदला लेना। मकसद बेशक उसकी रक्षा करना, सिस्टम के कार्य पूरे करना और ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतों का पुरस्कार पाना था। जाहिर है आरव शर्मा इतना स्पष्ट नहीं हो सकता। आरव शर्मा, कोई मकसद नहीं, बस एक गंभीर नौकरी ढूंढना। मैं पहले सड़क पर स्टॉल लगाकर गुजारा करता था, लेकिन ये लंबे समय का हल नहीं है ना? तारा खन्ना, तुमने मुझसे पास आने की कोशिश रोहन का बदला लेने के लिए नहीं की। आरव शर्मा, मुझे पहले नहीं पता था कि रोहन भट्ट ताज होटल्स का नवाब है। तारा खन्ना कुछ देर के लिए चुप रही। चाहे आरव शर्मा ने जो कहा वह सच हो या झूठ, तारा खन्ना उसे अस्थायी रूप से अपना मानेगी, क्योंकि उनके पास एक साझा दुश्मन है, वह है रोहन भट्ट। फिर से, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
तारा खन्ना, मैं एक भावुक इंसान हूँ, मुझे चीज़ें करने में अपनी भावनाओं का पालन करना पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, वरना मैं तुमसे पूरी जिंदगी नफरत करूंगी। सामान पैक करो, हम बाद में खेलने जाएंगे। आरव शर्मा, काम नहीं करना। तारा खन्ना, मैं मैनेजर हूँ। आमतौर पर जब कुछ नहीं होता तो मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता। तुम मेरे सहायक हो और मेरे साथ हर समय रहते हो। ये तार्किक है ना? आरव शर्मा ने तारा खन्ना को अंगूठा दिखाया। यहाँ पूरी तरह तार्किक है, इससे ज़्यादा तार्किक नहीं हो सकता। तारा खन्ना मुस्कुराए और अपने बैग लेने ऑफिस में वापस चली गई। आरव शर्मा ने राहत की सांस ली। इस समय सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम, मालिक को बधाई, आपने अस्थायी कार्य पूरा कर लिया। काव्या शेट्टी को हटाकर तारा खन्ना के सहायक बन गए। कार्य का पुरस्कार ताओवादी पुजारी है और मालिक को स्टॉप गॉड स्किल प्राप्त हो गई है। एक पल में आरव शर्मा ने अपने दिमाग में एक गर्मी महसूस की और अचानक उसे शेयरों की बहुत व्यापक समझ हो गई। तथाकथित स्टॉक गॉड स्किल्स को समझना बहुत आसान है। आरव शर्मा हमेशा बढ़ने वाले स्टॉक्स चुन सकता है। इस स्किल के साथ आरव शर्मा स्टॉक मार्केट से स्वतंत्र रूप से पैसे निकाल सकता है। इस समय सुबह के 10 बज चुके थे। सिस्टम ने फिर से रिमाइंड किया। सिस्टम स्वचालित रूप से चेक इन पूरा करता है। चूंकि मालिक के पास अधूरे दैनिक कार्य हैं, नए दैनिक कार्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। कृपया मालिक पूरी कोशिश करें और मौजूदा दैनिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। तारा खन्ना की रक्षा करने के लिए रोहन भट्ट को जल्द से जल्द एक साधारण व्यक्ति बनाना होगा। आरव शर्मा को इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसे अपने दिमाग का उपयोग करना होगा और अगर ज़रूरी हो तो कुछ गैर पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर सकता है। सिस्टम ने रिमाइंडर जारी रखा। सिस्टम एक अस्थायी कार्य जारी करता है, कोई नकद और सामग्री पुरस्कार नहीं। यह एक रैंडम मिशन है। कुल 3 मिशन हैं। मालिक एक या एक से अधिक को रैंडमली चुन सकते हैं और प्रत्येक कार्य पूरा होने पर तुरंत संबंधित पुरस्कार प्राप्त होगा। क्या मालिक कार्य देखना चाहते हैं? ये कार्य पिछले मल्टी चॉइस कार्य से कुछ अलग है। अगर आप एक से अधिक कार्य चुनते हैं तो सभी कार्य पूरे करने होंगे ताकि संबंधित पुरस्कार मिल सकें। केवल आंशिक रूप से पूरा करने पर पुरस्कार नहीं मिल सकता। रैंडम कार्य अलग हैं, चाहे आप कितने भी चुन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पूरा करें, एक पुरस्कार मिलेगा। अन्य कार्य पूरे न हो सके तो पूरे किए गए कार्यों के पुरस्कार पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कार्य लेना होगा और जितने हैं उतने लेने होंगे। आरव शर्मा, देखें। सिस्टम, कार्य 1, एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहला समग्र स्कोर प्राप्त करें। कार्य 2, बंजी जंपिंग का अनुभव करें। कार्य 3, तारा खन्ना का सक्रिय चुंबन प्राप्त करें। प्रत्येक कार्य पूरा करने पर आपको एक पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड का पुरस्कार मिलेगा। मालिक से अनुरोध है कि पूरे करने के लिए कार्य चुनें। आरव शर्मा, बच्चे ही चुनते हैं, बड़े लोग सब लेते हैं। मैं सब चुनता हूँ। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ, कार्य शुरू होता है। कृपया मालिक पूरी कोशिश करें और जल्दी पूरा करें। हालांकि कार्य पूरा न करने की कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर आप कार्य चुनते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते तो पुरस्कार नहीं मिलता और यह असहज लगता है। एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग, बंजी जंपिंग, ये तारा खन्ना का शौक है। आरव शर्मा ने इसे कभी नहीं खेला। थोड़ा साहस करें तो बंजी जंपिंग खेल सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग केवल साहस से नहीं हो सकता। इसके लिए तकनीकी कौशल की ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, आरव शर्मा के पास अभी भी एक पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड बेकार पड़ा है। जब ये कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो इस एक्सट्रीम खेल को न खेल पाने की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन कार्य 3, तारा खन्ना से सक्रिय चुंबन लेना। उसके मजबूत चरित्र को देखते हुए उसे सक्रिय रूप से चुंबन देने का एक ही तरीका है, उसके शौक से उसे जीतना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुल मिलाकर तीनों कार्य पूरे करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि कार्य को खूबसूरती से कैसे पूरा करना है। अगर बस कार्य को सरलता से पूरा कर लिया तो इसमें कोई चुनौती नहीं है। इस समय तारा खन्ना आ गई। आरव शर्मा उठा और उसके साथ चला गया। दोनों तारा खन्ना की मर्सिडीज बेंज बिग जी के पास आए। तारा खन्ना ने चाबी निकाली और आरव शर्मा को लेने का इशारा किया। कहा था कि ड्राइवर नहीं बनना, तो निश्चित रूप से ड्राइवर नहीं बनेगा। आरव शर्मा, नहीं चलाऊंगा, तुम खुद चलाओ। तारा खन्ना, क्या तुमने गलती की? तुम मेरे सहायक हो और तुम मुझे गाड़ी चलाने को कह रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आरव शर्मा, मैं तुम्हारा सहायक हूँ, ड्राइवर नहीं। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी क्यों चलाऊं? या तो तुम खुद चलाओ या ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी चलवाओ। मुझे वैसे भी गाड़ी चलानी नहीं आती। तारा खन्ना, तुम बड़े सख्त हो। मैं जल्दी में हूँ, इसलिए तुमसे वैसी ही नॉलेज नहीं रखती। समय मिलने पर तुमसे हिसाब करूंगी। ये कहकर तारा खन्ना ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। आरव शर्मा पीछे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी।
रोहन भट्ट ने ऊपर के ऑफिस से गुजरती गाड़ी को देखा, अपना मोबाइल निकाला और फिर से अजय भोसले को फ़ोन किया। अजय भोसले, हाय भाई रोहन। रोहन भट्ट, मेरी बहन शायद स्केटबोर्डिंग करने जा रही है, तैयार हो जाओ। अजय भोसले, ठीक है भाई रोहन, चिंता मत करो, इस बार वे निश्चित रूप से लकवाग्रस्त हो जाएंगे। रोहन भट्ट, मेरी सुन, अगर इस बार चूक गए तो मैं तुम दोनों को जरूर खत्म कर दूंगा। अजय भोसले, मुझे पता है। रोहन भट्ट ने फ़ोन काट दिया और काव्या शेट्टी को वीचैट मैसेज भेजा। मैं अब बहुत गुस्से में हूँ, यहाँ आ। काव्या शेट्टी ने मैसेज पढ़ा और जल्दी से डिलीट कर दिया। फिर उसने बाहर जाने का बहाना बनाया। तारा खन्ना ने आरव शर्मा को रोलर स्केटिंग रिंग तक पहुंचाया। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे। मैदान पर अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और दर्शक समय समय पर चीख रहे थे, तारा खन्ना, जल्दी गाड़ी से उतरो, मुझे कपड़े बदलने हैं। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, दरवाजा खोला और गाड़ी से उतर गया और प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़ा। इस समय सिस्टम ने अचानक एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम, मालिक, सावधान रहें, कोई आप पर नज़र रख रहा है। आपके जाने के बाद वे तारा खन्ना की गाड़ी की ब्रेक वैक्यूम ट्यूब को नष्ट कर देंगे। अगर ब्रेक फेल हो गए तो ट्रैफिक हादसा हो सकता है। कृपया जल्द से जल्द जवाब दें। आरव शर्मा शांत रहा और भीड़ की ओर चलता रहा। वह उन लोगों को तारा खन्ना की गाड़ी के ब्रेक नष्ट करने से रोकने नहीं जा रहा था। उसे बस सबूत की तस्वीरें लेनी थीं। तारा खन्ना को शायद नहीं पता था कि रोहन भट्ट ने उसकी हत्या की योजना बनाई है। अब समय आ गया है कि उसे रोहन भट्ट का असली चेहरा दिखाया जाए। अध्याय 66। तारा खन्ना ने स्पोर्ट्सवेयर पहना और अपने स्केटबोर्ड के साथ चली आई। लेकिन आरव शर्मा गायब था। कमीना, कहाँ चला गया? पलक झपकते ही गायब। मुझे परवाह नहीं, मुझे जल्दी वार्म अप करना होगा। जब खेल खत्म होगा तब उसका हिसाब करूंगी, तारा खन्ना ने खुद से कहा। एक एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग उत्साही के रूप में तारा खन्ना की तकनीक अभी भी बहुत अच्छी थी। वर्तमान एक्सट्रीम स्केटिंग प्रतियोगिता वास्तव में एक शौकिया प्रतियोगिता थी। कोई भी प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर सकता था। प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार राशि नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग उत्साहियों के लिए एक साथ कौशल का आदान प्रदान करने के लिए थी। तारा खन्ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आई, 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस दी और सफलतापूर्वक साइन अप कर लिया। इसे शौकिया खेल समझकर कम मत आंकें। पूरा नवी मुंबई और यहाँ तक कि पूरे भारत के एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग उत्साही लगभग यहाँ आ चुके थे। इस शौकिया प्रतियोगिता की इतनी अपील क्यों थी जिसमें कोई पुरस्कार राशि नहीं थी? क्योंकि इस खेल को आयोजित करने वाला व्यक्ति अर्जुन चौहान था। अर्जुन चौहान कौन है? वह 1999 से एक्सट्रीम इनलाइन स्केटिंग में था। 2006 में वह एक शौकिया खिलाड़ी से पेशेवर एक्सट्रीम रोलर स्केटर बन गया और कई प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप जीती। 2010 में उसे अमेरिका के मशहूर रोलर स्केटिंग ब्रांड रेजर्स ने प्रायोजित किया और वह उनकी कंपनी द्वारा प्रायोजित भारत जिले का एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर बना। फिर वह 2 साल के लिए अमेरिका पढ़ने गया और लौटने के बाद वह पेशेवर क्लब में शामिल हो गया। पेशेवर मैदान में कई पुरस्कार जीतने के अलावा उसे सीसीटीवी द्वारा आयोजित विभिन्न भव्य प्रदर्शनों में भी आमंत्रित किया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय बर्फ और बर्फबारी खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुआ। एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग की दुनिया में उसकी अनूठी स्थिति की वजह से कई व्यवसाय भी उसे बहुत पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए BMW X1 ने उसे अपना प्रवक्ता बनाया। यहाँ तक कि यूनिकॉर्न ने उसे रिचार्ज कार्ड का विज्ञापन समर्थन करने के लिए कहा। एक शब्द में, उसके कारण ये शौकिया खेल इतना आकर्षक है। सभी प्रतियोगियों का लक्ष्य केवल एक दूसरे के साथ अपने कौशल की प्रतिस्पर्धा करना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें अर्जुन चौहान की व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकता है। जरा सोचें, मान लीजिए एक बास्केटबॉल प्रेमी को जॉर्डन का व्यक्तिगत कोचिंग मिल सकता है, क्या वह उत्साहित नहीं होगा? एक और उदाहरण, एक फुटबॉल प्रेमी को मेसी या रोनाल्डो का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकता है, क्या वह खुश नहीं होगा? पुरस्कार राशि न होने की बात तो छोड़ ही दें, भले ही प्रतियोगियों को उच्च प्रवेश शुल्क देना पड़े, फिर भी बहुत सारे लोग भाग लेने के लिए उमड़ पड़ेंगे। आखिरकार आज यहाँ सभी एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग के प्रशंसक हैं। खराब कौशल वाले लोग भी भाग लेने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने शर्मिंदगी होने पर वाकई बेशर्मी होगी। तारा खन्ना ने प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने की हिम्मत की क्योंकि उसे अपने कौशल पर बहुत भरोसा था। वह पहला स्थान जीतने के बारे में भी नहीं सोच रही थी, उसका ध्यान भाग लेने पर था। हर प्रतियोगी स्वतंत्र रूप से खेल सकता था। प्रदर्शन के बाद 4 जूरी सदस्य अपने स्कोर देते थे। साथ ही मौके पर दर्शकों में से 100 स्कोरिंग दर्शक थे। वे गुमनाम रूप से ग्रेड देते थे। अंत में इन 2 हिस्सों के स्कोर को एकत्र करके अंतिम स्कोर प्राप्त होता था। रेफरी का स्कोर 50% था। 100 दर्शक जजों का स्कोर 50% था। इसका उद्देश्य प्रत्येक प्रतियोगी को यथासंभव निष्पक्ष और समान रूप से स्कोर करना था।
रेफरी के व्यक्तिगत पसंद या पीछे के रास्ते से किसी खिलाड़ी को पक्षपात करने से बचना। कुल मिलाकर, हालांकि प्रतियोगिता शौकिया थी, लेकिन ये बिल्कुल भी शौकिया नहीं थी। जैसे ही तारा खन्ना प्रतियोगिता क्षेत्र में पहुंची, उसकी अच्छी दोस्त कविता भोसले दौड़कर आए। दोनों रोलर स्केटिंग क्लब की सदस्य थीं। कविता: भोसले, तारा, तुम आ गई। तारा खन्ना: तुमने प्रतियोगिता की। कविता भोसले: मैंने पहले ही प्रदर्शन कर लिया। दुर्भाग्य से मुझे केवल 60 अंक मिले। तारा खन्ना: 60 अंक? गलती हो गई। कविता भोसले: हाँ, आखिरी बार हवा में घूमते समय ऊर्जा की कमी के कारण मैं अच्छे से नहीं घूम पाए। तारा खन्ना: कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे वापस जीत लूंगी। कविता भोसले: ही, ठीक है, मैं अपनी सारी उम्मीदें तुम पर टिका सकती हूँ और तुम्हें उच्च स्कोर के साथ वापस आना होगा। तारा खन्ना: जरूरी है। इस समय फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के अन्य सदस्य आए। क्लब के अध्यक्ष समीर कुलकर्णी को तारा खन्ना पसंद थी। कई बार इजहार किया और हर बार ठुकरा दिया गया। पूरा क्लब इस बारे में जानता था। समीर कुलकर्णी: तारा, तुम आ गई। तारा खन्ना ने सिर हिलाया, मुड़ी और फिसलकर चली गई। बाकियों ने केवल समीर कुलकर्णी के कंधे पर थपथपाकर सांत्वना व्यक्त की। समीर कुलकर्णी ने अटपटे ढंग से मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे आदत हो गई है। हमें बाद में तारा के लिए उत्साह बढ़ाना होगा। हमारा क्लब पहला स्थान न जीते, लेकिन हमें ब्लिट्स यू से नहीं हारना चाहिए। ब्लिट्स यू बीट यू क्लब का अध्यक्ष विक्रम सावंत है। विक्रम सावंत और समीर कुलकर्णी पहले अच्छे दोस्त थे। बाद में विक्रम सावंत ने समीर कुलकर्णी की गर्लफ्रेंड के साथ सोया और दोनों का रिश्ता टूट गया। विक्रम सावंत ने फ्रीस्टाइल स्केटर्स छोड़ दिया और ब्लिट्स यू की स्थापना की। लगभग 10 साल बीत चुके हैं और दोनों के बीच की शिकायतें अभी तक सुलझी नहीं हैं। इस प्रतियोगिता में सही तौर पर कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन अर्जुन चौहान ने पहले ही कह दिया है, पहला समग्र स्कोर प्राप्त करने वाला क्लब को उसके साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा। अगर उचित हो तो वह क्लब को बड़ा और मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश करेगा। समीर कुलकर्णी जानता था कि उसका क्लब सबसे मजबूत नहीं है, इसलिए उसने कभी भी टीम का पहला स्थान जीतने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसे विक्रम सावंत के क्लब से नहीं हारना था। भले ही वे दूसरा अंतिम स्थान प्राप्त करें, लेकिन विक्रम सावंत का क्लब जरूर अंतिम होना चाहिए। समीर कुलकर्णी सभी के साथ चला और तारा खन्ना को वार्म अप करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद लाइव प्रसारण ने तारा खन्ना का नाम पुकारा। तारा खन्ना ने जल्दी से स्केटबोर्ड संभाला और प्रतियोगिता स्थल की ओर चली। कविता भोसले: तारा, हिम्मत रखो, 100 अंक लाओ। तारा खन्ना: 100 अंक के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं, कम से कम 90 अंक तो पक्के। समीर कुलकर्णी: 90 अंक ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना। तारा खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बस आरव शर्मा था। ये कमीना गाड़ी से उतरने के बाद से गायब हो गया। वह सहायक है और जब उसकी ज़रूरत होती है तब वह कहीं नहीं मिलता। ये वाकई मज़ेदार है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो उसे पीटूंगी। इस समय आरव शर्मा चुपके से उन लोगों की तस्वीरें ले रहा था जो तारा खन्ना की गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने इन लोगों को पहचान लिया। ये वही लोग थे जिन्होंने उस रात तारा खन्ना को नशीला पदार्थ दिया था। आरव शर्मा ने चुपके से तस्वीरें लेते हुए सिस्टम से बात की। आरव शर्मा: सिस्टम, क्या ये वही 2 खतरे हैं जिनका तुमने पहले जिक्र किया था? सिस्टम: हाँ, इस बार का खतरा टल गया है और एक बार और होगा। सिस्टम उस समय रिमाइंडर जारी करेगा, इसलिए मालिक को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरव शर्मा: मैं चिंतित नहीं हूँ, बस ऐसे ही चलते रहना कोई हल नहीं है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा कि रोहन भट्ट का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए। सिस्टम: कुछ दिनों में तारा खन्ना की दादी का 72वां जन्मदिन है। मालिक उस समय सबूत सार्वजनिक करने का विकल्प चुन सकते हैं। कम से कम राजेश वैद्य को मौके पर यह घोषणा करने से रोकें कि ताज होटल्स को रोहन भट्ट को सौंप दिया जाएगा। आरव शर्मा: सबूत पर्याप्त नहीं हैं, मुझे कम से कम इन लोगों के रोहन भट्ट से मिलने का वीडियो लेना होगा। साथ ही मुझे काव्या शेट्टी और रोहन भट्ट के होटल में कमरा लेने का सबूत भी चाहिए। काव्या शेट्टी का बच्चा कितना बड़ा है? क्या डीएनए टेस्ट हो सकता है? सिस्टम: वह 8 हफ्ते की गर्भवती है और डीएनए टेस्ट हो सकता है। समस्या यह है कि एमनियोसेंटेसिस के लिए उसकी सहमति जरूरी है। तुम उसे इस टेस्ट के लिए कैसे मना सकते हो? आरव शर्मा मुस्कुराया, यह कोई समस्या ही नहीं थी। काव्या शेट्टी रोहन भट्ट के साथ क्यों उलझ रही है? क्या उसने उसके पैसे और स्टेटस पर नज़र नहीं रखी? अगर उसे बताया जाए कि वह गर्भवती है तो डीएनए पहचान प्रमाण पत्र के साथ वह सीधे रोहन भट्ट से टकराव के लिए जा सकती है। वह निश्चित रूप से रुकने के बिना ये पहचान करवाएगी। इस समय अजय भोसले और अन्य लोग नुकसान पहुंचा चुके थे और जल्दी से पार्किंग लॉट से चले गए। आरव शर्मा ने वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी, अपना मोबाइल रख लिया और मुड़कर मैदान की ओर चल पड़ा। अध्याय 67। आरव शर्मा मैदान पर पहुंचा। तारा खन्ना का प्रदर्शन खत्म हो चुका था।
उसने हवा में 360 डिग्री घुमाव लिया, स्थिरता से उतरी और फिर ऊपर फिसली, प्रदर्शन को समाप्त करते हुए। मौके पर तुरंत उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। ऐसा लगता है कि उसका प्रदर्शन अच्छा था और दर्शकों ने इसे सराहा। मेजबान फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब की इस खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया है। कृपया 4 पेशेवर जज और 100 दर्शक जज रेटिंग दें। 4 पेशेवर जजों में से एक आयोजन का आयोजक अर्जुन चौहान था। उन्होंने बारी बारी से अपनी रेटिंग दिखाए। 9 अंक, 9 अंक, 9 अंक, 10 अंक। एकमात्र 10 अंक अर्जुन चौहान ने दिए। 100 दर्शक जजों ने भी जल्दी से स्कोर दिया। फिर इन दो हिस्सों के स्कोर प्रत्येक 50% हिस्सेदारी के साथ अंतिम स्कोर की गणना की गई। अंतिम स्कोर प्रतिशत पैमाने पर प्रदर्शित हुआ। मेजबान ठीक है, खिलाड़ी का स्कोर आ गया है। बधाई हो, 95 अंक, अस्थायी रूप से व्यक्तिगत स्कोर सूची में पहला स्थान। फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के लोग तुरंत खुशी से उछल पड़े। कविता भोसले, तारा तुम बहुत शानदार हो। तारा खन्ना, बस सामान्य खेली। कविता भोसले, तुम इतना अच्छा खेली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन जाधव नहीं आया। उसने जिस रोहन जाधव का जिक्र किया वह फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब का सबसे अच्छा तकनीकी सदस्य था। लेकिन उसने 2 दिन पहले अचानक फ्रीस्टाइल स्केटर्स छोड़ दिया, कहकर कि वह अपने गजिया स्यांग वापस जा रहा है। समीर कुलकर्णी ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसे प्रतियोगिता में आने के लिए मना नहीं सका। समीर कुलकर्णी, तारा धन्यवाद, तुमने हमारे क्लब की गरिमा बनाए रखी। तारा खन्ना ने अभी भी उसकी अनदेखी की। वह ऐसी सीधी और सख्त इंसान है। अगर उसे कोई पसंद नहीं तो वह साफ साफ मना कर देती है, कभी ढीला ढाला नहीं करती और उसे कोई मौका नहीं देती। आरव शर्मा आगे बढ़ा, मुस्कुराया और तारीफ की। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम बस यूं ही खेल रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम में कुछ है। तारा खन्ना ने स्केटबोर्ड आरव शर्मा की ओर फेंका और गुस्से में बोली, तू कमीना, कहाँ चला गया था? आरव शर्मा, अचानक मेरा पेट दर्द करने लगा और मैं टॉयलेट चला गया। मैंने सोचा कि यह चीज़ बस तुम्हारा शौक होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम में 2 ब्रश हैं। मुझे वाकई पहले यहाँ आकर तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहिए था। तारा खन्ना, मैं जो भी करना चाहती हूँ उसे मैं हमेशा पूरी कोशिश करके सबसे अच्छा करती हूँ। आरव शर्मा, ठीक है, तुम्हारा कहा अंतिम है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आखिरकार एक शौकिया खिलाड़ी हो। तुम्हें पहला स्थान मिल गया, इसका मतलब है कि इस प्रतियोगिता की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। तारा खन्ना, तुझे क्या पता, आज यहाँ आए शीर्ष शौकिया खिलाड़ी शीर्ष स्तर के हैं। पेशेवर खिलाड़ियों को छोड़कर ये सबसे शक्तिशाली हैं। आरव शर्मा, सचमुच, फिर मुझे इसे सराहना होगा। तारा खन्ना और आरव शर्मा को गर्मजोशी से बात करते देख वह ठंडक जो अभी थी बिल्कुल नहीं थी। फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि दोनों का रिश्ता आसान नहीं है। कविता भोसले, तारा, ये कौन है? इतना हैंडसम है, क्या तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड के रूप में परिचय करा सकती हो? तारा खन्ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। कविता भोसले, उसके बिना बेहतर है। अगर संभव हो तो मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तारा खन्ना, दूर हो जा, यह अभी भी कुंवारा है, वह तुम जैसे समुद्री राजा को नहीं खेल सकता। उस पर ध्यान मत दे, वह मेरा है। समीर कुलकर्णी का दिल अचानक खट्टा हो गया। तो वह किसी को पसंद करती है, यहाँ तक कि उसे पता है कि वह कुंवारा है। इसका मतलब है कि उनका रिश्ता एक अवर्णनीय स्तर तक पहुँच गया है। कविता भोसले ने हैंडसम आरव शर्मा को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। इतना हैंडसम और अभी भी कुंवारा। अगर उसका पहला मौका नहीं लिया तो क्या उसने समुद्री रानी बनने का ढोंग व्यर्थ किया? कविता भोसले, तारा, बस एक अच्छा शब्द दे। क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? अगर हाँ तो मैं नहीं सोचूंगी, अगर नहीं तो तू मुझे जानती है। तारा खन्ना ने आरव शर्मा की ओर देखा और फिर बहुत दृढ़ता से जवाब दिया, बेशक है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो क्या मैं उसे बाहर लाती? कविता भोसले, वाकई तेरा बॉयफ्रेंड है। कितना अफसोस। छोटे भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कविता भोसले है और मैं तारा की अच्छी दोस्त हूँ। आरव शर्मा कुछ बोलने ही वाला था। तारा खन्ना ने पहले कहा, ओह, वह अंतर्मुखी और शर्मीला इंसान है, बोलने में अच्छा नहीं। उसे अनदेखा करो, चलो आराम करें। ये कहकर तारा खन्ना ने कविता भोसले को ले लिया और चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कविता भोसले का आरव शर्मा के साथ कोई संबंध हो। बाकी लोग भी पीछे चले। आरव शर्मा पीछे चलने ही वाला था कि समीर कुलकर्णी ने उसका रास्ता रोक लिया। समीर कुलकर्णी ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर आरव शर्मा से अभिवादन किया। समीर कुलकर्णी, हेलो, मेरा नाम समीर कुलकर्णी है। आरव शर्मा, क्या? समीर कुलकर्णी, समीर कुलकर्णी, नहीं, मेरा नाम समीर कुलकर्णी है। आरव शर्मा, ओह, माफ़ करना, मैंने गलत सुना। समीर कुलकर्णी, कोई बात नहीं, मैं फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब का अध्यक्ष हूँ। आरव शर्मा, ओह अच्छा, अध्यक्ष। समीर कुलकर्णी ने तारा खन्ना की ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे सच बता। मुझे तारा खन्ना पसंद है, लेकिन उसने मुझे कभी मौका नहीं दिया।
भाई, क्या तू मुझे बता सकता है कि तूने उसे कैसे पकड़ा? मुझे मरने से पहले समझने दे। आरव शर्मा, वह मुझ पीछे पड़ी थी। ये कहकर आरव शर्मा तारा खन्ना और बाकियों की ओर चल पड़ा। समीर कुलकर्णी स्तब्ध रह गया। ऐसा लगता है कि वह वाकई तारा खन्ना का प्रकार नहीं है। तारा खन्ना जिसे पसंद करती है वह खुद उसका पीछा करती है। समीर कुलकर्णी ने खुद को शांत किया और सभी से मिलने चला गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत उलझन थी। तारा खन्ना को आरव शर्मा में आखिर क्या पसंद आया? क्या सिर्फ दिखावट के लिए? वह इतनी सती नहीं है। समझ नहीं आया तो समझने के लिए पूछो। समीर कुलकर्णी ने फिर पूछा, तारा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, उसने तुम्हें कहाँ आकर्षित किया कि तुमने उसका सक्रिय रूप से पीछा किया? तारा खन्ना ने मुड़कर आरव शर्मा को देखा और सोचा, ये कमीना वाकई कह रहा है कि मैंने उसका पीछा किया। क्या यह मेरी प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर रहा? मैं एक खूबसूरत औरत हूँ, क्या मुझे एक पुरुष का सक्रिय रूप से पीछा करने की ज़रूरत है? हालांकि वह नाराज़ थी, फिर भी उसे अभिनय जारी रखना था। इसलिए उसने यूं ही एक बहाना ढूंढकर टालमटोल किया। तारा खन्ना, वह स्केटबोर्डिंग में अच्छा है। ऐसे ट्रैक के साथ वह आंखें बंद करके भी अच्छा खेल सकता है। आरव शर्मा ने मुड़कर तारा खन्ना को देखा। बड़ी बहन, डींग मारने में भी यथार्थवादी होना चाहिए। उसे ये खेल बिल्कुल नहीं आता। उसने हिम्मत करके कह दिया कि वह आंखें बंद करके अच्छा खेल सकता है। अगर फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के लोग उसका प्रदर्शन देखना चाहें तो, जैसा कि कहा जाता है, जितना डर उतना ही आता है। कविता भोसले, इतना शक्तिशाली, हैंडसम, मैं नहीं देखती कि तुम कितने तीव्र हो। फिर तुम्हें भी प्रतियोगिता के लिए साइन अप करना चाहिए। समीर कुलकर्णी, हाँ, तुम हमारे क्लब के नाम से प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर सकते हो। अगर तुम वाकई तारा की तरह कह सकते हो। आरव शर्मा ने तुरंत बीच में टोका, तारा का नाम तुम्हें नहीं लेना चाहिए, वह सिर्फ मैं ले सकता हूँ। कविता भोसले, वाह, इतना दबंग। तारा, अगर मुझे तेरा बॉयफ्रेंड इतना पसंद आ जाए तो क्या करूं? तारा खन्ना ने आंखें घुमाईं। समुद्री रानी का नाम यूं ही नहीं है। कविता भोसले इतने लोगों के सामने ऐसी बातें कह सकती है। समीर कुलकर्णी ने दांत पीसे, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मुझे याद रहेगा। क्या तुम हमें दिखा सकते हो? अगर तुम वाकई तारा की तरह शक्तिशाली हो तो मैं हार मान लूंगा और पूरी तरह छोड़ दूंगा। तारा खन्ना घबरा गई। आरव शर्मा को इस तरह का खेल नहीं आता और वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। उसने जल्दी से कहा, मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो वह तुम्हारा एक दांत तोड़ देगा। उसका गुस्सा बहुत खराब है। वह पागल हो जाता है, मैं भी उसे नहीं संभाल सकती। समीर कुलकर्णी, फिर तुम उसे क्यों पसंद करती हो? क्या ये स्पष्ट नहीं कि उसमें हिंसक प्रवृत्तियां हैं? तारा खन्ना, कोई रास्ता नहीं, मुझे बस उसका दबंगपन और रूखापन पसंद है, और रूखेपन में दबंगपन का अंदाज। समीर कुलकर्णी, सब स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि तारा खन्ना को ऐसी सताई जाने की आदत होगी। आरव शर्मा भी असहाय है। इस औरत की बकवास करने की क्षमता वाकई मजबूत है। इस समय ब्लिट्स यू क्लब के लोग आए। अध्यक्ष विक्रम सावंत कुछ सदस्यों के साथ मुस्कुराते हुए चला आया। समीर कुलकर्णी को विक्रम सावंत को देखकर गुस्सा आया। विक्रम सावंत का चेहरा आरामदायक था और वह मुस्कुराते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों हो? जैसे मैंने तुम्हारा पैसा उधार लिया हो और चुकाया ना हो। समीर कुलकर्णी, तू यहाँ क्या करने आया? मुझे बधाई देने। माफ़ करना, कुल्स को तुम्हें थोड़ा दबा रहा है। विक्रम सावंत, हाँ, बस एक अंक ज़्यादा। समीर कुलकर्णी, एक अंक काफ़ी है, बस इतना कि हम तुम लोगों को हरा सकें। विक्रम सावंत, ज़्यादा खुश मत हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह निश्चित है। प्रत्येक क्लब अधिकतम 6 खिलाड़ी भेज सकता है और उच्चतम स्कोर वाले 3 का उपयोग कुल स्कोर की गणना के लिए किया जाता है। मैंने अभी एक मास्टर भेजा है, मैं खास तौर पर तुम्हें तमाशा देखने की याद दिलाने आया हूँ। इस समय मेजबान ने चिल्लाया, अगला प्रतियोगी ब्लिट्स यू क्लब से रोहन जाधव। रोहन जाधव का नाम सुनकर फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के सभी लोग स्तब्ध रह गए। तारा खन्ना का चेहरा बदल गया। आरव शर्मा ने पूछा, रोहन जाधव कौन है? तुम सबको इतना डरा दिया। तारा खन्ना, वह पहले हमारे क्लब का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मैंने अपनी लगभग सारी तकनीकें उससे सीखीं। अगर वह खेलता है तो मैं 98 अंक की गारंटी देती हूँ। अध्याय 68। तारा खन्ना ने अभी 95 अंक प्राप्त किए थे। इस रोहन जाधव नाम के लड़के को 98 अंक की गारंटी है। इस समय फ्रीस्टाइल स्केटर्स का कुल स्कोर अस्थायी रूप से ब्लिट्स यू से 1 अंक आगे है। इसका मतलब है कि ब्लिट्स यू का कुल स्कोर फ्रीस्टाइल स्केटर्स को 2 अंक से पीछे छोड़ देगा। लेकिन फ्रीस्टाइल स्केटर्स और ब्लिट्स यू के बीच की शत्रुता का आरव शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। आरव शर्मा को इस बात की परवाह नहीं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इस समय दर्शकों में तालियां गूंजीं। रोहन जाधव इस शकल में भी काफ़ी मशहूर है।
पहले कुछ पेशेवर और शौकिया प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई चैंपियनशिप जीतीं। बस उसका प्रदर्शन अस्थिर है और उसकी तकनीकी गतिविधियां अर्जुन चौहान जितनी आकर्षक और शानदार नहीं हैं। इसलिए उसकी प्रसिद्धि और स्थिति अर्जुन चौहान से तुलना करने योग्य नहीं है। जो तारा खन्ना को तकनीकी गतिविधियां सिखा सकता है, वह स्वाभाविक रूप से अच्छा है। हवाई घुमाव जैसे कार्य पूरी तरह से किए गए। अंत के पास रोहन जाधव अचानक हवा में ऊंचा फिसला, उसने अपनी बाहें फैलाईं, दोनों पैरों से स्केटबोर्ड को पलटा और एक पैर पर स्थिरता से उतरा, जिसने तुरंत दर्शकों की तालियां और चीयर्स जीत लीं। हालांकि आरव शर्मा को ये पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन रोहन जाधव की अभी की गतिविधियों को देखकर कठिनाई का स्तर वाकई ऊंचा था। पास खड़े लोग भी उत्साह से बातें कर रहे थे। ये रोहन जाधव का मशहूर स्टंट है। हाँ, ईगल हिट्स द स्काई और सबसे अलग। कम से कम मैंने किसी को इतना परफेक्ट करते नहीं देखा। मुझे हवा में स्केटबोर्ड पलटने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह अपने पैरों से कर सकता है, ये बहुत शानदार है। वरना वह फ्रीस्टाइल स्केटर्स का नंबर 1 कार्ड कैसे बन सकता था? नहीं, क्या तुमने अभी मेजबान को नहीं सुना? वह ब्लिट्ज़ का है। फिर फ्रीस्टाइल स्केटर्स हार जाएगा। बस रोहन जाधव के अभी के मशहूर स्टंट के लिए उसका स्कोर 98 अंक से कम नहीं हो सकता। पास के लोगों की टिप्पणियां सुनकर फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के सभी लोग चक्कर में पड़ गए। तारा खन्ना अभी बहुत खुश थी, लेकिन अब वह ठंडी पड़ गई। ब्लिट्ज़ क्लब के अध्यक्ष विक्रम सावंत ने बहुत घमंड से कहा, अकुन कैसा रहा? मान लिया। समीर कुलकर्णी, रोहन जाधव चाहे कितना भी अच्छा हो, वह मेरे फ्रीस्टाइल स्केटर्स से निकला है। तुम्हें इतना घमंड करने की क्या जरूरत? विक्रम सावंत, तो क्या, अब वह मेरा है। दोनों बहस कर रहे थे और रोहन जाधव भीड़ से घिरा हुआ सामने आ गया। फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब के सभी लोग उससे नफरत करते हैं। रोहन जाधव ने मुस्कुराकर तारा खन्ना से कहा, शिष्या तुम कैसी हो? मैंने अभी तुम्हारी गतिविधियां देखी और तुमने अच्छा किया। मैंने तुम्हें पहले इतनी गंभीरता से सिखाया, वह व्यर्थ नहीं गया। तारा खन्ना का गुस्सा बहुत तेज था। वह मुड़ी और उसने अपना स्केटबोर्ड उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। स्केटबोर्ड 2 हिस्सों में टूट गया। सबने उसकी ओर देखा। रोहन जाधव इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? अब नहीं खेलोगी? तारा खन्ना, मुझे अब इस खेल को खेलने का पछतावा है। अब से मैं स्केटबोर्डिंग नहीं करूंगी। विक्रम सावंत, हाँ, अकुन, माफ करना, मैंने तुम्हारे सक्षम जनरल को रिटायर कर दिया। हाँ। समीर कुलकर्णी ने दांत पीसे और कुछ नहीं बोल सका। तारा खन्ना मुड़ी और आरव शर्मा को खींचकर चली गई। विक्रम सावंत, मिस तारा, धीरे चलो। अगर भविष्य में खेलना चाहो तो हमारे ब्लिट्ज़ में आना और मैं रोहन जाधव को तुम्हारा गुरु बनाऊंगा। तारा खन्ना रुकी, मुड़ी और बोली, तुम कचरा संग्रह स्टेशन हो और तुम कचरे का रिसाइकलिंग संभालते हो। गंभीर लोग, तुम्हारे पास कौन जाएगा? रोहन जाधव नाराज हुआ और बोला, तारा खन्ना, आखिरकार एक गुरु शिष्य का रिश्ता, तुम ऐसी हो। तारा खन्ना, बकवास बंद कर, कौन तुम्हारे साथ गुरु शिष्य का खेल खेलेगा? मैंने बस किनारे से कुछ गतिविधियां देखी तो इसे गुरु कहते हैं। यहाँ मौजूद कौन है जो दूसरों को देखकर गतिविधियां नहीं सीखता? तुम उनसे पूछो कि क्या वे उन लोगों को अपने गुरु मानते हैं। रोहन जाधव, ठीक है, तुम जो कहती हो वही ठीक। चूंकि तुमने मेरी गतिविधियां देखने की बात स्वीकार की तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक कहलाया। तुम मुझे सराहना नहीं करती, ठीक है, लेकिन मुझे कचरा कहना, क्या यह उचित है? तुम्हारा परिवार अमीर है तो क्या? तारा खन्ना, हाँ, अमीर होना शानदार है, तुम गुस्सा हो। रोहन जाधव अवाक रह गया। पैसा होना शानदार है, कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा? विक्रम सावंत जानता था कि वह पैसे के मामले में तारा खन्ना को हरा नहीं सकता। लेकिन आज कौशल का खेल है, पैसे का नहीं। वह पैसे के साथ इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। विक्रम सावंत, आज देश भर के एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग उत्साहियों के लिए एक भव्य आयोजन है। तुम पैसे की बात करके इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर रही। कौशल की तुलना तकनीक से होती है। क्या तुम्हारे फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब में कोई और है जो कर सकता है? कोई नहीं। फ्रीस्टाइल स्केटर्स क्लब में अब कोई नहीं बचा। विक्रम सावंत ने ब्लिट्ज़ क्लब के लोगों के साथ जोर से हंसा। कोई उपलब्ध नहीं है ना? अगर तुम्हारी तकनीक उतनी अच्छी नहीं है तो तुम्हें हार माननी होगी। हार गए तो स्केटबोर्ड तोड़ दिया और छोड़ दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? आज सभी एक्सट्रीम रोलर स्केटर यहाँ हैं और सभी देख रहे हैं। अगर तुमने फिर से स्केटिंग शुरू की तो शर्मिंदगी होगी। तारा खन्ना, चिंता मत करो, मैंने इसे तोड़ दिया और फिर कभी नहीं छूऊंगी। ये कहकर उसने आरव शर्मा को खींचा और जाने लगी। इस समय कविता भोसले ने अचानक जोर से कहा, दरअसल हमारे पास एक और व्यक्ति है। वह भी हमारे फ्रीस्टाइल स्केटर्स में शामिल हुआ है। हमने उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ लोग बहुत घमंडी हैं और अब वह नहीं कर सकता। तारा, क्या तुम्हें नहीं लगता? तारा खन्ना की आंखें अचानक फैल गईं।
वह जानती थी कि कविता भोसले जिस व्यक्ति की बात कर रही थी वह आरव शर्मा था। कविता भोसले, तारा, अब समय आ गया है, अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ताकत छिपाने मत दे। तुम इस शकल को आधिकारिक रूप से छोड़ सकती हो, लेकिन तुम्हें सिर ऊंचा करके जाना होगा और दूसरों के मजाक के तहत नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तारा खन्ना ने निगल लिया, वाकई खुद को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। अभी उसने यूं ही कह दिया था कि आरव शर्मा की स्केटबोर्डिंग तकनीक अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ समीर कुलकर्णी को टालने के लिए था। वे वाकई मान गए। समीर कुलकर्णी, तारा खन्ना, भाई मुझे गिड़गिड़ाने की गिनती कर। मैं किसी से भी हार सकता हूं, लेकिन उससे नहीं। अगर मैं ब्लिट्स यू को हरा सका तो मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। भले ही तुम मुझे फ्रीस्टाइल स्केटर्स तुम्हें ट्रांसफर करने को कहो, मैं वह भी करूंगा। विक्रम सावंत, हाँ, अकुन, मुझे पता है कि मैंने उस समय तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली थी और तुम हमेशा मुझसे नाराज रहे हो, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं। तुमने अपनी सारी मेहनत को दांव पर लगा दिया, क्या यह इसके लायक है? समीर कुलकर्णी, मेरी मां को चुप कर। विक्रम सावंत, अचक अचक अचक, देखो देखो, तुम अभी भी इतनी आसानी से भड़क जाते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड में छाती, जांघों, लंबे कूल्हों के अलावा और कुछ आकर्षक नहीं था। मैं 10 बार से कम सोया और थक गया। मैंने उसे एक लात मारकर निकाल दिया। उसका अंत भयानक था और अब वह अपने गजिया स्यांग में शराब के साथ समय बिता रही होगी। मैंने तुम्हारा बदला लिया। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तुम मुझसे हमेशा नफरत कैसे कर सकते हो? सहने योग्य और असहनीय। समीर कुलकर्णी ने मुट्ठियां भींची। वह विक्रम सावंत से लड़ने वाला था। सौभाग्य से आसपास के लोग तेज थे और उसे खींच लिया। कविता भोसले और बाकियों ने तुरंत तारा खन्ना से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तारा, क्या तुम बस हमें अपमानित होते देख रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को करने दे। हमें दूसरों को जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ब्लिट्स यू को जरूर जीतना है। भाप से भरे बंस मत खाओ। तारा खन्ना असहज दिख रही थी। विक्रम सावंत ने जल्दी से आसपास के लोगों से पूछा कि क्या कोई आरव शर्मा को जानता है? नहीं जानता, नहीं देखा। हमारा शकल न छोटा है न बड़ा। मेरी याद में मैंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। जब तक ये कोई ऐसा है जिसे हमने नहीं देखा, उसकी तकनीक कभी बेहतर नहीं हो सकती, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, हम देश भर के लगभग सभी अच्छे कौशल वाले लोगों को जानते हैं। रोहन जाधव से बेहतर कौशल वाले लोग मुट्ठी भर हैं और उनमें वह बिल्कुल नहीं है। विक्रम सावंत ने सिर हिलाया, राहत महसूस की। कविता भोसले और अन्य लोगों की याचनाओं के सामने तारा खन्ना अब छिपाना नहीं चाहती थी, वरना उनकी उम्मीद जितनी बड़ी होगी, निराशा उतनी ही बड़ी होगी। तारा खन्ना, दरअसल मैंने अभी सबको झूठ बोला था। मेरा बॉयफ्रेंड, वह उसे स्केटबोर्डिंग नहीं आती। हा, मौके पर हंसी का जोरदार शोर मचा। खास तौर पर ब्लिट्स यू क्लब के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और उनके हाव भाव बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण थे। अरे, खेल नहीं सकता, फिर ढोंग क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारे फ्रीस्टाइल स्केटर्स लोग मुंह से स्केटबोर्डिंग करते हैं? तकनीक अच्छी नहीं तो मुंह से लोगों को डराते हो। हा, विक्रम सावंत ने ब्लिट्स यू क्लब के लोगों को शांत होने का इशारा किया। फिर उसने ढोंगीपन से कहा, उसे इस तरह हंसी मत उड़ाओ। शायद ये भाई पहली बार ऐसी जगह आया है। तुम इतने गैर दोस्ताना हो तो क्या करेगा? वह शायद स्केटबोर्डिंग में रुचि रखता हो, लेकिन तुम इतने हंसते हो तो उसकी रुचि अचानक खत्म हो गई। क्या हमने एक मजबूत प्रतियोगी नहीं खो दिया? जब उसने ऐसा कहा तो लोग और भी जोर से हंसे। हा, अध्याय 69। ब्लिट्स यू क्लब की हंसी का सामना करते हुए तारा खन्ना को लगा कि यहाँ और रुकना पूरी तरह से अपमान मांगना है। कौशल दूसरों जितना अच्छा नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसने जल्दी से आरव शर्मा को खींचा और जाने लगी। आरव शर्मा ने उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में खींच लिया। तारा खन्ना हैरान रह गई और एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ आरव शर्मा को देखने लगी। एक दूसरे को देखते हुए माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। अरे, ये दिल धड़कने की भावना है, तारा खन्ना ने सोचा। अरे, उसका 65 फिगर इतना शर्मनाक है, आरव शर्मा ने सोचा। आरव शर्मा ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। तारा खन्ना ने जल्दी से खड़े होकर अपने चेहरे पर थोड़ी गर्मी महसूस की। तारा खन्ना, तू क्या कर रहा है? आरव शर्मा, मुझे अपमानित किया गया, मैं ऐसे ही कैसे चला जाऊं? तारा खन्ना, तो मैं क्या कर सकती हूं? कौशल दूसरों जितना अच्छा नहीं है और अपमान सहना पड़ता है। आरव शर्मा, अरे देख, वहां कोई जोड़ा चूम रहा है। तारा खन्ना और पास खड़े लोग सभी ने उस ओर देखा। वाकई में दूर एक जोड़ा एक दूसरे को चूम रहा था। तारा खन्ना ने आरव शर्मा को आंखें घुमाकर देखा। ये कमीना, ये कौन सा समय है? उसका ध्यान अभी भी उन बुरी चीजों पर है। तारा खन्ना, क्यों? तुझे चाहिए तो जा और पूछ कि क्या वे तुझे एक चुम्मा देना चाहेंगे। आरव शर्मा, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं दूसरों से क्यों पूछूं? अगर पूछना है तो मैं तुझसे पूछूंगा, है ना? हालांकि तारा खन्ना सीधी और सख्त है।
आरव शर्मा की इस छेड़खानी की तकनीक के सामने वह टिक नहीं पाए। तारा खन्ना, मेरा मूड नहीं है, मुझे चुम्मा नहीं चाहिए। आरव शर्मा, अगर मैं तेरा मूड बना दूं तो तुझे चाहिए। पास खड़े लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। अरे, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुत्ते का खाना बिखेरना है तो घर जाकर बिखेरो। भाई, तू बहुत दूर जा रहा है। यह एक एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग मैदान है, तुम्हारे प्यार करने की जगह नहीं। आरव शर्मा, यह एक एक्सट्रीम खेल है। मुझे तो आश्चर्य है कि क्या यह आंखें बंद करके खेलने की चीज़ नहीं है। इसे एक्सट्रीम कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह एक एक्सट्रीम खेल है तो मुझे लगता है कि मैं यूं ही खेलकर तुम सबको हरा सकता हूं। दर्शक हैरान रह गए। फिर वे हंस पड़े। अरे, तू कौन है? कौन तुझे जानता है? नहीं जानता। तुम लोग जानते हो? नहीं जानता। हा, विक्रम सावंत। भाई, ऐसे ढोंग नहीं करते। देश भर के शौकिया खिलाड़ी यहाँ जमा हैं। अगर तुझमें थोड़ी भी काबिलियत होती तो यहाँ कोई न कोई तुझे जरूर जानता होता। तू नवी मुंबई का है। आरव शर्मा, नवी मुंबई का गंभीर इंसान। विक्रम सावंत, हाँ, ये और भी हास्यास्पद है। पूरे नवी मुंबई शहर में रोहन जाधव के बराबर ताकत वाले 4 से ज्यादा लोग नहीं हैं। इन 4 में से 3 लोग जूरी की सीट पर बैठे हैं और चौथा व्यक्ति विदेश पढ़ने के लिए रिटायर हो गया। तू अभी भी हमें हरा देगा? तू ऐसी बात कैसे कह सकता है? आरव शर्मा, जैसा तूने कहा, तुमने बड़े माँ और छोटे माँ को पैसा कमाते नहीं देखा, तो उनके पास तुमसे ज्यादा पैसा नहीं है ना? किसने कहा कि मास्टर्स को बाहर आकर दिखावा करना पड़ता है? अगर आज मेरी गर्लफ्रेंड को अपमानित नहीं किया गया होता तो मैं तुम लोगों का आत्मविश्वास नहीं तोड़ना चाहता। सब फिर से हंस पड़े। वैसे भी वे नहीं मानते कि आरव शर्मा वाकई स्केटबोर्डिंग में मास्टर है। रोहन जाधव, बस बातें मत कर, जा और कुछ दिखा, हमारी आंखें खोल दे। हाँ, क्या मैं तेरे लिए साइन अप करूं? रजिस्ट्रेशन फीस मैं दूंगा। मुझे डर है कि वह मुंह का बादशाह है। हा, तारा खन्ना की आंखें धुंधली हो गईं। वह गहरी अभिव्यक्ति के साथ आरव शर्मा को देखने लगी। उसका मानना था कि आरव शर्मा इस समय मूर्खतापूर्ण ढोंग नहीं करेगा। अगर वह कहता है कि वह मौके पर मौजूद लोगों को हरा देगा तो उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। तारा खन्ना, कविता, मेरे बॉयफ्रेंड को प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर दे। कविता भोसले, ठीक है। कविता भोसले खुशी खुशी आरव शर्मा के लिए साइन अप करने दौड़ गई। तारा खन्ना ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, सबसे ज्यादा स्कोर के साथ हम भी उनके जैसे एक दूसरे को काट सकते हैं। आरव शर्मा केवल चाहता था कि वह एक बार सक्रिय रूप से चुम्मा दे, वह एक दूसरे को काटना नहीं चाहता था। आरव शर्मा, मुझे थोड़ा संयमित होना ज्यादा पसंद है, इतना रूखा नहीं। तारा खन्ना, बस तू पहला स्थान जीत ले, मेरा गुस्सा निकाल दे, मैं तुझे जिस तरह चाहे उस तरह चुम्मा दूंगी। आरव शर्मा, लड़के आ। समीर कुलकर्णी ने जल्दी से अपने स्केटबोर्ड के हाथ आरव शर्मा को सौंप दिए। सच कहें तो ये वाकई आरव शर्मा का पहला मौका है स्केटबोर्डिंग करने का। इस यू आकार के ट्रैक को खेलना वाकई मुश्किल है। इस समय पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड का उपयोग करना होगा। आरव शर्मा अपने स्केटबोर्ड के साथ मैदान की ओर चला। चलते हुए वह अपने दिमाग से सिस्टम से बात करने लगा। आरव शर्मा, सिस्टम, पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड का उपयोग कर मैं अब शीर्ष एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग पेशेवर एथलीट बनना चाहता हूं। सिस्टम को निर्देश प्राप्त हुआ। मालिक एक्सट्रीम रोलर स्केटर्स का अनुभव करना चाहता है और एक पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड का उपभोग करता है। उपयोग में लगभग 3 सेकंड बीते। सिस्टम, उपयोग सफल। पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड की संख्या देखने के लिए क्लिक करें। आरव शर्मा ने अपने दिमाग से क्लिक करके देखा। कौशल कार्ड प्रकार, पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड। मात्रा, 0। मूल रूप से उसके पास केवल एक कार्ड था और अब उसने इसे उपयोग कर लिया तो उसके पास 0 कार्ड बचे हैं। सिस्टम, मालिक ने पूर्ण पेशेवर अनुभव कार्ड का उपयोग करके पेशेवर तनाव कार्य को ट्रिगर किया। अर्जुन चौहान को हराएं। कार्य पूरा करने के बाद मालिक स्थायी रूप से एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग के सभी कौशल प्राप्त कर लेगा। आरव शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। यह अर्जुन चौहान कौन है? क्या यह एक्सट्रीम रोलर स्केटिंग का देवता है? पता नहीं वह मौके पर आया है या नहीं। आरव शर्मा ने सोचा, अगर उसे अर्जुन चौहान को हराना है तो वह बहुत परफेक्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर आरव शर्मा ने कोई सुपर कठिन चाल दिखाई जिससे अर्जुन चौहान डरकर खेलने की हिम्मत न करे तो वह उसे कैसे हरा सकता है? आरव शर्मा ने एक अच्छा समाधान सोचा और जल्दी से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तू मुझे अर्जुन चौहान की मशहूर तकनीकी चालें दिखा सकता है? सिस्टम, हाँ। सिस्टम सर्वशक्तिमान है। मालिक को जो चाहिए उसे सीधे दे दे, पूछने की जरूरत नहीं। आरव शर्मा, ठीक है, मैं अब अर्जुन चौहान की तकनीकी चालों का उपयोग करने जा रहा हूं। लेकिन इतना परफेक्ट मत करना, थोड़ी सी खामी छोड़ दे। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ। मालिक को बस स्वतंत्र रूप से चलना है, जो आप दिखाएंगे वह अर्जुन चौहान की तकनीकी चालें होंगी। बिल्कुल सही। इस समय आरव शर्मा ट्रैक पर पहुंच गया।
उसने आसानी से स्केटबोर्ड नीचे रखा। चूंकि उसका सारा ध्यान सिस्टम संवाद पर था, उसने सामने की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। स्केटबोर्ड यू आकार के ट्रैक पर फिसल गया। अचानक दर्शकों में हंसी फूट पड़ी। स्केटबोर्ड को स्थिर भी नहीं रख सकता, बस इतना सब माफ करो। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ढोंग करना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सब वाकई उसे प्रदर्शन करने देंगे। अब शर्मिंदगी हो रही है। इतने लोगों के सामने शर्मिंदगी। क्या तारा खन्ना अभी भी उसे चाहेगी? तारा खन्ना, तेरा बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर सकता। तुझे ऐसा अक्षम बॉयफ्रेंड जो ढोंग करना पसंद करता है, क्यों पसंद है? हाँ, तारा खन्ना को दृढ़ विश्वास था कि आरव शर्मा सिर्फ ढोंग करने के लिए ऐसा नहीं कहेगा। उसने कहा कि वह कर सकता है तो वह करेगा। इसलिए उसने जोर से जवाब दिया, मुझे उसका ऐसा ढोंग करना पसंद है, तुम असंतुष्ट हो? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। सबको तारा खन्ना का पारिवारिक बैकग्राउंड पता है। मजाक की बात और है, कोई वाकई उसे गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करता। कविता भोसले बहुत सक्रिय थी। वह दौड़कर स्केटबोर्ड उठाने गई और उसे आरव शर्मा को सौंप दिया। आरव शर्मा, धन्यवाद। कविता भोसले, धन्यवाद की जरूरत नहीं। बस तू पहला स्थान जीत ले, मैं भविष्य में तुझे परेशान नहीं करूंगी। अगर तू पहला स्थान नहीं जीत सका तो मैं अब से हर दिन तुझे परेशान करूंगी। अरे, तारा खन्ना जिन लोगों को जानती है वे कौन हैं? एक से बढ़कर एक सख्त। लोगों को प्रोत्साहित करने का ये तरीका इतना अलग है। आरव शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कविता भोसले जल्दी से नीचे दौड़ गई। आरव शर्मा ने राहत की सांस ली और पूरी ताकत से ट्रैक की ओर दौड़ा। आजा, दिखा,